दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं लिवर केयर के ऊपर। हम जानते हैं कि लिवर कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसकी प्रॉब्लम्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस, इसके बारे में हम काफी अनअवेयर हैं। तो आज हमारे बीच जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन बल्कि हम कहेंगे, डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर हम स्टार्ट करें, जैसे हम देखते हैं कि लिवर केयर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि लिवर जो है वो क्या ऑर्गन है और उसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। कि जैसा आपने बोला, लिवर एक एक्चुअली अपनी बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरह से जिसे कहा जाए, जैसे ट्रेन का एग्जांपल अगर आप लें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंजन। तो ऐसे ही अगर आप बॉडी में लेंगे तो लिवर एक तरह से बॉडी का इंजन की तरह काम करता है। अगर लिवर काम करना बंद कर दे तो बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो लिवर के जो फंक्शंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक मतलब बहुत सी चीज़ें फॉर्म करना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जैसे बॉडी में प्रोटीन बनाना, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, हीमोग्लोबिन के बनाने में उसका काफ़ी योगदान है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं, दूसरा इम्पोर्टेंट सबसे फंक्शन होता है स्टोरेज फंक्शन। तो बहुत सारे विटामिन्स जो एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है, उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करना। तो ये दूसरा फंक्शन होता है स्टोरेज। तीसरा फंक्शन इसका जो इम्पोर्टेंट होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी में जैसे ही टॉक्सिन्स आते हैं, उनको डिटॉक्स करना एक लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे बॉडी में अगर अमोनिया बनता है तो उसको यूरिया में कन्वर्ट करना। तो इस तरह की डिटॉक्सिफिकेशन भी, तो लिवर के तीन महत्वपूर्ण फंक्शन हो गए। पहला है सिंथेटिक, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन। तो सर कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो लिवर से जुड़ी हुई हैं। सबसे जो कॉमन डिजीज जो लिवर की बोलते हैं वो हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जिसमें कॉमन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इसमें ए और ई जो होते हैं वो कॉमनली एक्यूट प्रॉब्लम्स होते हैं। मींस किसी ने बाहर का कुछ खाया पिया जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस थे, और उसकी वजह से उसके लिवर पे उस वायरस ने अटैक कर दिया। और तो ये बेसिकली अचानक होता है, तो जिसे कहते हैं कि एक्यूट लिवर फेलियर जिसे बोलते हैं ना, या एक्यूट हेपेटाइटिस, वो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है। एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है जिसमें मेनली हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं। तो उसमें एक बार जैसे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया बॉडी में, जिसका मेनली जो सोर्स होता है इन हेपेटाइटिस बी और सी का होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी की यूज नीडल या यूज शेविंग किट हमने यूज कर ली। इसके अलावा जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ये कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस बी और सी के, उसकी वजह से होता है। लेकिन इन बीमारियों में एक्यूट प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादातर। हेपेटाइटिस बी में फिर भी एक्यूट हो सकती है, बट हेपेटाइटिस बी और सी कॉमनली जो प्रेजेंट करते हैं वो क्रॉनिक इलनेस, मतलब एक बार इंट्रोड्यूस हो गई इलनेस, वो ग्रेजुअली लिवर को डैमेज करती जाती है। और अल्टीमेटली लिवर एक ऐसी स्टेज में आ जाता है जहां से लिवर, क्योंकि लिवर एक बहुत ऐसा ऑर्गन है जिसमें अगर डैमेज होता है तो वो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी वायरस ऐसे होते हैं जो लिवर को कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं, लिवर फिर रीजनरेट करता है, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज में लिवर पहुंच जाता है जहां उसकी रिकवरी या रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसको हम क्लिनिकल टर्म में क्रॉनिक लिवर डिजीज बोलते हैं। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज अगर एक बार पेशेंट को हो जाए तो उसके सॉल्यूशन सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो सर इसके जैसे अलावा बहुत जो सारी। कॉमन डिजीज जी इसके अलावा जो जी। कॉमन डिजीज है, फैटी लिवर बहुत कॉमन है हमारे ओपीडी में। रोज आप अगर मेरे ही ओपीडी में देखोगे, दो तीन से चार पेशेंट सिर्फ फैटी लिवर डिजीज लेके आते हैं। जो लेकिन ये इंडिया में अब काफी कॉमन हो रही है अभी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे मोटापे की वजह से या अल्कोहल की वजह से ये फैटी लिवर होना बहुत एक कॉमन चीज माना जाता है। बट इंडिया में भी अगर आप देखोगे डायबिटीज और अपने मोटापा बढ़ रहा है, तो उस वजह से ये फैटी लिवर डिजीज आगे चल के बहुत कॉमन होने वाली है। तो तीसरी जैसे जो आपने डिजीज होती है, आपने जैसे अभी बोला कि लिवर डिजीजेस, इतने सारी फैटी लिवर या और भी चीजें हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं जो काफी डेटाबेस रिसर्च करती है, मार्केट रिसर्च करती हैं। तो आप जी, लिवर डिजीज है वो कितनी कॉमन है हमारे इंडिया में और उसके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। लिवर डिजीज का अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो करीब करीब हर साल 10 लाख लोग लिवर प्रॉब्लम से सफर करते हैं, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर सब कुछ इंक्लूडेड है।
और इसमें अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख के करीब जो लोग होते हैं हर साल, जो डेथ होती है बिकॉज ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से, हर साल 2.5 लाख लोग मर जाते हैं। तो करीब करीब मोर्टेलिटी अगर टोटल आप देखोगे तो उसका 3% है। और अगर आप स्टेटिक्स एक और देखोगे तो इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हर साल 25 से 30 हजार मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो करीब करीब 2.5 से 3 हजार लिवर ट्रांसप्लांट ही हो रहे हैं इंडिया में। तो 22,500 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट नहीं मिल पा रहा है। तो इससे बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो सर ऐसे क्या नोटिसेबल सिम्टम्स होंगे हमारे बॉडी में, या जो हमें कहता है कि हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है हमें कि हाँ हमें कुछ लिवर का अब अपना ध्यान रखना चाहिए, तो वो क्या ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक तो अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में आता है, एक डिलेड स्टेज ऑफ डिजीज में आता है। अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में पेशेंट को वीकनेस आने लगती है, बॉडी एक होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, खून का बनना कम हो जाता है, थकावट होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता है। लेट स्टेज में जब आप आते हैं पेशेंट्स, तो उनको सबसे कॉमन सिम्टम होता है जॉन्डिस, आंखें पीली पड़ना, हाथ और स्किन का पीला पड़ना। उसके अलावा जो डिलेड स्टेज में जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, खून की उल्टी होना, पेट के अंदर पानी भरना, बेहोशी वाली सिचुएशन आना, या फिर उनकी किडनीज पे लिवर की वजह से असर पड़ना, तो ये सारे सिम्टम्स ये इंडिकेट करते हैं कि लिवर प्रॉब्लम है और इसको जल्दी से जल्दी किसी न किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसा सर अभी आपने बोला कि फैटी लिवर, तो एक जी फैटी लिवर डिजीज हो गई, एक NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो सर ये कितनी जी। कॉमन है और कितनी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिवर के लिए? बेसिकली जो जैसा आपने बोला, फैटी लिवर डिजीज दो वजह से होती है, एक अल्कोहल की वजह से, एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसे NAFLD बोलते हैं। तो अल्कोहल की वजह से होता है। NAFLD जो होता है कॉमनली डायबिटिक्स में होता है, या बहुत ओबीस पेशेंट होते हैं जो मोटा, जिनका बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होता है और वो लिवर में भी जाके जमा होता है। तो इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ग्रेजुअली क्या होता है, फैटी लिवर जो होता है वो ग्रेजुअली उसमें पहले सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। इसकी अगली स्टेज होती है फाइब्रोसिस की। जब वो फाइब्रोसिस सेट हो जाता है तो वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है लिवर। तो अगर सही टाइम पे NAFLD को ट्रीट नहीं किया जाए तो ग्रेजुअली कुछ सालों बाद वो जाके सिरोसिस बन जाता है। तो सर NAFLD के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें वजन कम करना अपना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम पे वजन कम कर लिया जाए, डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया जाए, तो ये डिजीज सिरोसिस में कन्वर्ट होने से बचा जा सकता है इस डिजीज में। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ चुके हैं, मैं देख सकता हूँ हरिदर्शन जी। हरिदर्शन जी बहुत बहुत जी स्वागत। सर। हम आज लिवर केयर थैंक के ऊपर थैंक यू। चर्चा चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र हैं जो कि एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। आप कुछ जी जी। के ऊपर पूछना चाहेंगे सबसे? जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, आजकल जो मतलब कोविड का जो अभी चल रहा है, तो उस सिचुएशन में लीवर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह हम उसको सेफ रख सकते हैं? सी, कोविड एक अलग बीमारी है और लिवर एक अलग है। कोविड अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो बहुत अनलाइकली है कि उसका लिवर अफेक्टेड हो। कोविड जो मेनली अफेक्ट करता है वो चेस्ट को अफेक्ट करता है। तो अगर जी किसी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज है, उसके लिए कोविड होना ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर, जिसका नॉर्मल है लिवर, उसको ज्यादा कोविड होने से इतना खतरा नहीं होता। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी सिरोसिस है या लिवर की कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए कोविड ज्यादा रिस्की हो जाता है। जैसे जैसे कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज है, उसके लिए रिस्क है। जिसके किसी पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट को चेस्ट प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, तो इन पेशेंट्स के लिए, या हार्ट, किसी पेशेंट को लिवर प्रॉब्लम है, इन पेशेंट्स के लिए नॉर्मल पेशेंट्स के कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो कोविड-19 ज्यादा रिस्की है। प्रोटेक्शन के लिए जी। नॉर्मल प्रोटेक्शन जो बाकी चीजों में यूज किया जाता है, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, यही सबसे इनका प्रोटेक्शन ही कर सकते हो आप। एक बार होने के बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो जैसे मच। जैसे हाँ जी, पूछिए पूछिए। जैसे कोविड लंग्स को इफेक्टेड करता है, तो कहीं लंग्स से लीवर का कुछ कुछ डैमेज वैमेज तो नहीं कर सकता है? नहीं, कोविड से लिवर को एज सच अगर आप डायरेक्टली पूछोगे कि कोविड लिवर को इन्फेक्ट करता है, तो वो लिवर को नहीं करता है, वो अल्टीमेटली पूरी बॉडी को करता है। सबसे अफेक्टेड जो ऑर्गन होता है वो लंग होता है।
सर एक सवाल था हमसे आपसे सिलेबस से थोड़ा हटके है, लेकिन हम वो पूछना चाहेंगे आपसे। जैसे इन वायरस इन्फेक्शन जो होता है कोविड का, वो सलाइवा में होता है ज्यादातर। तो क्या ये बॉडी के हर एक बॉडी फ्लूइड जितने भी होते हैं, क्या उस सब में ये कोविड का वायरस पाया जाता है, या सिर्फ ये सलाइवा में भी पाया जाता है? मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली होता है वो एरोसोल जनरेशन होता है। किसी को खांसी आई, किसी को छींक आई, या सांस में कुछ जी। सिचुएशंस आ रहे हैं, तो उनसे होता है। मेरे मेनली इसका जो सोर्स होता है वो एरोसोल जनरेशन होता है। अच्छा, मतलब जैसे और सब जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो ब्लड से होता है, यूरिन से होता है, या फिर हमारे बहुत सी फ्लूइड ऐसे होते हैं जिससे वो कनेक्टेड होता है। तो ये जो कोविड का जो वायरस है, क्या ये सब को भी इन्फेक्ट करता है? अभी तक इसमें बहुत ज्यादा स्टडी आई नहीं है कि इसका और इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्स हैं, लेकिन एक अगर दो चीजें मैं आपको, एक एरोसोल जनरेशन, दूसरा एक स्टूल। स्टूल में जो पेशेंट ये जो कोविड होता है उसका इन्फेक्शन काफी टाइम तक रहता है। तो ये दो जो सोर्स हैं वो कॉमन सोर्सेज हैं। थैंक यू सर, आई थिंक थैंक आई यू। थिंक हम अपने टॉपिक पर आज फोकस करें। कोविड का हम किसी और टाइम लेंगे। हमारे साथ सुभाष जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत आपका। सुभाष व्यास जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से लिवर केयर के ऊपर? एनीवेज, आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी इशू है। डॉक्टर शैलेंद्र, हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर कोई लिवर डिजीज हम ट्रीट ना करें, सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड लिवर डिजीज? क्या क्या हो सकती है? अनट्रीटेड लिवर डिजीज में जो मैंने बताया, डिलेड स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो खून की उल्टी होना। तो खून की उल्टी किसी भी टाइम में अगर ट्रीट न की जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरा होता है कि पेशेंट की, जैसे मैंने आपको बताया, लिवर का एक फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। तो अमोनिया अगर यूरिया में कन्वर्ट न कर पाए और अमोनिया का लेवल ब्लड में अगर बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो उससे एक तरह से पेशेंट को, जैसे बेहोशी या कोमा की सिचुएशन है, एक वो आ सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, पेट में पानी भरता है, और अगर लिवर डिजीज को ट्रीट न किया जाए तो वो पानी एक अल्टीमेटली आपको या तो निकालना पड़ता है नीडल्स डाल के, या उस पेट के पानी में कभी इन्फेक्शन हो गया तो वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। चौथा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनकी वजह से, लिवर प्रॉब्लम की वजह से आपकी किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं, और वो भी जिस तरह से अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे न ले पाए तो शायद वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। चौथा जो मोस्ट कॉमनली ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होते हैं लंग। लंग में पानी भरना, लंग की ऑक्सीजनेशन कम होना, ये सारे लिवर अगर की डिजीज को ट्रीट न करें, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, और हर कॉम्प्लिकेशन जिसे कहते हैं एक जान का खतरा हो सकती है। सर, अब हम बात करते हैं मेन आपकी स्पेशलिटी की। आप एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। तो सर, हम पहले तो मैं ये बताइए कि लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है? लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत जो पड़ती है वो पेशेंट को उस स्टेज में पड़ती है जब, जैसे मैंने आपको बताया, लिवर की बहुत रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, जिसमें लिवर को अगर बार बार कोई भी टॉक्सिन्स या कोई वायरस डैमेज करता है तो लिवर रिकवर करता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब उस लिवर की रिकवरी खत्म हो जाती है, वो लिवर रिकवर नहीं कर पाता। और जैसा मैंने अब बताया, पेशेंट को ये सिम्टम्स आने लगते हैं जिसमें अर्ली स्टेज में पेशेंट को वीकनेस आएगी, खून खून नहीं बनेगा, या पीलिया हो सकता है पेशेंट को। लेट स्टेज में जैसे मैंने बताया, खून की उल्टी हुई, किडनीज पे असर आया, पेट का पानी भरा, या बेहोशी वाली सिचुएशन आई, तो जब ये एक, जिसे कहते हैं डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज, मतलब एक इस स्टेज से निकल गया जिसमें उस डिजीज को ट्रीट किया जाए, उस स्टेज में ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही एक लास्ट सॉल्यूशन होता है उस स्टेज में पेशेंट के पास। तो सर, कितना कामयाब है ये ऑपरेशन, और उसके बाद क्या लाइफस्टाइल रहता है हमारा? लिवर ट्रांसप्लांट अगर आप देखें तो 1967 में शुरू हुआ था। उस स्टेज में, अर्ली स्टेज में अगर आप देखो, उस टाइम उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन आज उसके करीब 40-50 साल बाद अगर आप देखोगे तो लिवर की सक्सेस रेट करीब करीब 95% है, लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस। तो सर, जैसे आपने कहा कि 1967 में शुरू हुआ था, तो सर हर चीज में कोई ना कोई जाहिर सी बात है एडवांसमेंट्स होती है, टेक्नोलॉजी में होती है। सो इज एज इन द केस इन मेडिकल साइंसेज। तो सर, बिल्कुल। क्या पहले की अप्रोच और अब की अप्रोच में कितना फर्क आया है, और क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं? आप तो लेटेस्ट सारे यूज करते इस हैं। सेकंड में अगर आप क्या पूछोगे तो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं?
बेसिकली इसके दो तरह के एडवांसमेंट हैं। एक तो जो हमारी दवाइयाँ इंपॉर्टेंट जो होती हैं इसके लिए, जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, इम्यून सप्रेशन है, जो बॉडी को लिवर, जैसे कई बार होता है जब आप दूसरे की बॉडी का लिवर किसी दूसरे में डालते हो तो बॉडी ट्राई करती है उसको रिजेक्ट करने की। तो उसको रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन आई हैं उनमें काफी एडवांसमेंट आया है, तो इसीलिए सक्सेस रेट बढ़ा है। दूसरा जो होता है कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट होता है वो इन्फेक्शन। तो उन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो नई एंटीबायोटिक्स डेवलप हुई हैं वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तीसरा टेक्निकल इंप्रूवमेंट काफी हुई है। पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स होते थे वो उतने उतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इक्विपमेंट्स काफी आ गए हैं, काफी कंपैरेटिवली इजी हो गया है लिवर ट्रांसप्लांट। जो पहले 24 घंटे से लेके 36 घंटे 48 घंटे भी चलता था वो लिवर ट्रांसप्लांट, आज की डेट में करीब करीब 12 घंटे के अंदर वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप अगर टेक्निकल एडवांसमेंट पूछोगे तो जैसे डोनर का लिवर है वो लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से काटने लगे हैं आजकल हम लोग, या रोबोटिक टेक्निक भी इसमें काफी आ गई है, जिसमें रोबोट्स के थ्रू हम उसका जो लिवर है आधा हिस्सा काटे हैं। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं अपने आप में। पेशेंट्स में अगर आप पूछोगे तो सक्सेस रेट काफी अच्छा हो गया है, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, सुभाष जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? सुभाष जी, जसविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनीवेज सर, एक बार बताइए, आजकल हम हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, जैसे हम विटामिन डी के ले लिए, कैल्शियम ले लिए, इन चीजों का क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे लिवर के? क्या ये हमारे लिवर को हेल्दी रखने में कामयाब है? नहीं सी बेसिकली देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। कोई भी सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेने चाहिए और लेवल चेक करा के ही लेने चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन उन सब में कई बार क्या होता है कि जल्दी से बॉडी बनाने के लिए उसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स मिले होते हैं। तो मेरी सजेशन ये है, बिना डॉक्टर की सलाह लिए बगैर कोई भी मेडिसिन या जिसे कहते हैं प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ना यूज करें। ओके सर, तो आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे हम अपने लिवर को हेल्दी रखें, फिट फाइन रखें, ताकि हमें वो स्टेज तक ना ही पहुंचना पड़े? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें एक तो अपनी रेगुलर बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैलेंस डाइट में मेरी जो सजेशन है वो ये है कि हमें उसमें फ्रूट, वेजिटेबल, सैलड उसमें इंक्लूड करें डाइट में। एंटीऑक्सीडेंट हैं वो लें उस डाइट में। ग्रीन वेजिटेबल्स वो हेल्थ लिवर को काफ़ी हेल्दी रखती हैं। इसके अलावा कम कार्बोहाइड्रेट और कम फैट उसका सेवन करें। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरा है एक्सरसाइजेज। हम रेगुलर एक्सरसाइजेज या ब्रिस्क वॉकिंग से अपनी बॉडी को और लिवर को काफ़ी हेल्दी रख सकते हैं। तीसरा जो है, हम टॉक्सिन्स का सेवन न करें, जैसे अल्कोहल है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ड्रग्स का यूज हम ना करें। बाहर का खाना खाएं तो साफ सुथरा खाएं। कहीं भी कोई जैसे मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस ए और ई मेनली फीको ओरल रूट से होते हैं, तो कहीं भी बाहर का आपने खाया जो इन्फेक्टेड है, इससे बहुत कॉमनली एक्यूट लिवर फेलियर के हमारे पास केसेस आते हैं, जो सिर्फ इन दो वजह से होते हैं कि बाहर का खाना खाते हैं लोग और साफ सुथरा नहीं खाते। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो और केयर हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और ए के वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो वैक्सीनेशन करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। जो पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई भी डॉक्टर के पास जाता था तो वो सिरिंज यूज करते थे, उसको बॉईल करके उसको दोबारा लगाते थे, तो आज की डेट में वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज करें, जो दोबारा यूज न की जाए, उसी टाइम डिस्कार्ड कर दी जाए। सेफ सेक्स करें, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने से ये हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमनली और सी, हेपेटाइटिस सी जो है वो बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे से पूछोगे तो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो वो टाइमली उसको ट्रीट करवाएं। इसके अलावा और कोई जैसे हेपेटाइटिस बी और सी अगर किसी को हो भी गया है तो उसके लिए बहुत अच्छी एंटीवायरल ड्रग्स आजकल अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप अफेक्टेड हैं, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट कराएं। अगर टाइम पे डिजीज ट्रीट हो जाती है तो लॉन्ग टर्म में सिरोसिस होने के चांस नहीं होते। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हमें लोग काफी पूछते रहते थे
कि ये हीमोक्रोमेटोसिस, मैं अगर सही स्पेल कर रहा हूँ, तो ये क्या चीज होती है सर? ये बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में एक्सेस आयरन जो होता है वो जाके लिवर में डिपॉजिट हो जाता है, और जैसे मैंने बताया एक तरह से टॉक्सिन की तरह उस टाइम भी काम करता है, और लिवर अल्टीमेटली हेपेटाइटिस स्टेज में जाता है, उसके बाद फिर फाइनली ये सिरोसिस की स्टेज में चला जाता है। तो ये बेसिकली जेनेटिकली प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो इसमें अगर जीन्स में है और किसी को हो रहा है तो इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है, और टाइम पे अगर हो जाए तो सिरोसिस की स्टेज से भी बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत बहुत थैंक्स करूंगा आपका। आई थिंक वी शुड वाइंड अप द सेशन। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से? सुभाष जी, जसविंदर जी, हरिदर्शन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, हमको ये पूछना था, जो हेपेटाइटिस बी के बारे में, जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं, तो क्या एक बार पेशेंट को हो जाता है तो फिर क्या वो दोबारा निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहता है क्या? हेपेटाइटिस बी जैसे आप पूछ रहे हो, तो एंटीवायरल ड्रग से वो वायरस कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो रहेगा हमेशा पॉजिटिव। ऐसे ही रहेगा हमेशा पॉजिटिव। हेपेटाइटिस सी में होता है, उसमें भी आप मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप पूछो कि नेगेटिव हो जाए, वो नहीं होता है। वायरस उसमें रहेगा, लेकिन वो उसके बॉडी को या लिवर को हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल सिचुएशन में आ जाता है जब आप उसको मेडिसिन से ट्रीट करते हो। ओके। सुभाष जी कुछ पूछना चाहेंगे? Anyways, I think we should wind up the session. Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable suggestions. और हम उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और हम चाहते हैं कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें। किसी भी तरह की लिवर की प्रॉब्लम हो, लिवर का इश्यू हो, प्लीज उसे इग्नोर मत करें, और अपने डॉक्टर को या अपने हेल्थ के प्रोवाइडर से जरूर संपर्क करें। सो वी थैंक डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी फॉर हिज वैल्यूएबल टाइम एंड सजेशंस। और हम चाहते हैं सर हम सब एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एंड आपने बहुत अच्छा हमें अवेयरनेस प्रोग्राम दिया सर। हम उम्मीद करते हैं आगे भी हम कुछ एक स्पेसिफिक हम सोच रहे हैं कि कुछ सीरीज ऐसी शुरू करेंगे, एक स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर हम आगे चर्चा लें, तो बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुभाष जी कुछ पूछना चाहेंगे? आपने ज्वाइन करा है लेट अभी, सुभाष जी? आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू। एनीवेज, थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक थैंक यू सर। यू सर।